Hello friends, welcome to our channel I Can Teachers Point. Myself Nisha and I am working as a primary teacher in केंद्रीय विद्यालय। फ्रेंड्स, आज हम सीटेट के प्रीवियस ईयर पेपर करने वाले हैं जो कि दिसंबर 2024 में पूछा गया है। क्योंकि हम सबको पता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट होता है, उन्हीं जैसे क्वेश्चंस जो है आपके इस बार भी फरवरी 2026 में देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलो अब हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आपको इसमें से कितने क्वेश्चन आपको आते हैं और कितने क्वेश्चन इसमें से सही है। ठीक है फ्रेंड्स, लेट्स बिगिन। सो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन इज काइनेस्टिक लर्नर्स प्रिफर टू लर्न थ्रू। जो काइनेस्टिक लर्नर्स होते हैं वो किसके थ्रू सीखना जो है पसंद करते हैं? गति संवेदी शिक्षार्थी डैश के माध्यम से सीखना पसंद करते हैं। सुनने के द्वारा, देखने के द्वारा, टचिंग छूने के द्वारा, या फिर करने और चलने फिरने के द्वारा यानी कि मूविंग के थ्रू। जो काइनेस्टिक लर्नर्स होते हैं वो हमेशा डूइंग एंड मूविंग करके सीखने पर जो है जोर देते हैं और करके सीखते हैं वो। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की थ्योरी ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्कैफोल्डिंग। वाइगोत्स्की के सीखने और विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा स्कैफोल्डिंग का उदाहरण है? किसका उदाहरण है? स्कैफोल्डिंग का उदाहरण इनमें से कौन सा है? स्कैफोल्डिंग का डेमोन्स्ट्रेटिंग अ स्किल टू अ स्टूडेंट एंड देन हैविंग देम मास्टर इट ऑन देयर ऑन, यानी किसी छात्र को किसी कौशल का प्रदर्शन करना और फिर उन्हें स्वयं उसमें महारत हासिल करना, तो ये गलत है। ब्रेकिंग अ टास्क डाउन इनटू स्मॉलर स्टेप एंड प्रोवाइडिंग सपोर्ट एज नीडेड, हाँ ये है कि किसी कार्य को छोटे छोटे चरणों में तोड़ना, ठीक है, स्मॉल पीसेस में उसको डिवाइड कर देना और फिर बच्चों को तब सपोर्ट प्रोवाइड करना जब उनको चाहिए और जितना चाहिए। प्रोवाइडिंग अ स्टूडेंट विद अ ग्रेड फॉर देयर वर्क एज मोटिवेशन, बच्चों को उनके काम के अधिक ग्रेड्स देना ताकि वो उनको मोटिवेट करे, तो ये गलत है, ये नहीं हो सकता। प्रोवाइडिंग अ स्टूडेंट विद अ रीडिंग असाइनमेंट एंड आस्किंग देम टू आंसर क्वेश्चन इंडिपेंडेंटली, ठीक है, तो ये भी नहीं है कि बच्चों को रीडिंग असाइनमेंट दे देना और उनको बोलना है कि अपने आप इसका आंसर जो है करिए, तो ये भी नहीं है। तो हम वाइगोत्स्की ने स्कैफोल्डिंग में क्या कहा है कि हम जो है एज ए टीचर बच्चों को जो है थोड़ी हेल्प करती है जितनी उसको चाहिए। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन आंसर ठीक रहेगा बी पार्ट, सेकंड पार्ट। मैंने वाइगोत्स्की और पियाजे से रिलेटेड वीडियो अपने चैनल पे डाल रखी है, अगर आपने वो चीज़ नहीं पढ़ी है, कंसेप्ट नहीं देखे, तो आप जाकर ना एक बार उसको प्लीज़ देख लीजिएगा। उसमें सारे स्कैफोल्डिंग, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, स्कैफोल्डिंग, ये सब इसमें जो है डाला गया। स्कीमा क्या होता है, वाइगोत्स्की पियाजे के अलग अलग थ्योरी से रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट है वो मैंने सब उसके अंदर डाले हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द कंस्ट्रक्टिविस्ट व्यू, ठीक है, रचनावादी दृष्टिकोण से लर्निंग इज सिंपली राइटिंग एसोसिएशन ऑन द ब्लैंक स्लेट ऑफ आवर ब्रेन, यानी सीखना बस हमारे मस्तिष्क की खाली स्लेट पर संबंधों को लिखना है। यानी कि ये तो बिल्कुल आपको पता लग रहा है कि ये तो बिल्कुल गलत आंसर है। आपको क्या करना है, इस तरीके से आंसर ढूंढने हैं कि जिसमें आपको जो है समझ में आए कि कौन सा आंसर जो है बिल्कुल नहीं हो सकता। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन क्या बोला, कंस्ट्रक्टिविस्ट व्यू यानी कि रचनावादी दृष्टिकोण। लर्निंग जो सिंपली राइटिंग मतलब अपने माइंड में एक तरीके से ब्लैंक स्लेट की तरह जो हमारा ब्रेन होता है उसमें चीज़ें भरना है, लिखना है, वो है। सेकंड है इंडिविजुअल आर पैसिवली इन्फ्लुएंस्ड बाय इन्वायरमेंटल इवेंट, पैसिवली, तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया। पैसिवली का और कंस्ट्रक्टिविस्ट का कोई भी रिलेशन नहीं है। इंडिविजुअल्स आर कंडीशन टू लर्न न्यू बिहेवियर, कि इंडिविजुअल व्यक्ति हम क्या करेंगे, उन बच्चों को ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करेंगे जिससे कि बच्चा जो है नया कुछ सीखे, तो ये भी नहीं है कंस्ट्रक्टिविस्ट का। फिर क्या है, लर्निंग इज एक्सटेंडिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग द करंट अंडरस्टैंडिंग, सीखना वर्तमान समझ को विस्तारित करना और रूपांतरित करना है। ठीक है, क्या है, जो भी हमने सीखा है उसको एक्सटेंड करना, उसको और आगे लेके जाना, उस पर एनालाइज करना, उस पर एक्सपेरिमेंट करना। ठीक है, और करंट अंडरस्टैंडिंग को ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ लेके जाना। अगर हमने भी थ्योरेटिकल नॉलेज लिया उसको प्रैक्टिकल करके देखना, उसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिविस्ट व्यू। तो हमारा राइट आंसर कौन सा है, फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्ग्राफिया इज कैरेक्टराइज्ड बाय, यानी डिस्ग्राफिया की क्या विशेषता है, रिपीटिटिव बिहेवियर पैटर्न, तो ये नहीं है। ठीक है, फिर क्या है, डिलेड मोटर स्किल्स, ये भी नहीं है। डिफ़िकल्टी इन राइटिंग, हाँ, डिस्ग्राफिया क्या है,
डिफ़िकल्टी इन राइटिंग, लिखने में जो चुनौतियाँ होती है, ठीक है। लैक ऑफ रीडिंग फ्लुएंसी तो ये भी नहीं है, ये तो डिस्लेक्सिया होता है, ठीक है। तो हमारा जो रिपीटेटिव बिहेवियर होता है ये ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर ACD वाले में आता है। तो डिस्ग्राफिया का मतलब क्या होता है, राइटिंग से है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज A teacher should encourage boys of her class to participate in a sport while assigning art decoration to girl। यानी कि एक हमें कथन क्या दिया रखा है कि टीचर को लड़कों को प्रोवाइड करना चाहिए कि बच्चे जो है, लड़के जो है स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करें और गर्ल्स जो है आर्ट करे, ठीक है, डेकोरेशन करे। एक तरह से कला अलंकरण जो है कार्य लड़कियों को देना चाहिए। तो बी इसका कारण क्या हो सकता है, चिल्ड्रन एक्वायर जेंडर रोल्स प्राइमरली बिकॉज ऑफ अंडरलाइंग बायोलॉजिकल डिफरेंसेस। क्योंकि बच्चों को मुख्य रूप से जो बायोलॉजिकल उनके अंदर डिफरेंसेस है, बच्चों को ये रोल ऑटोमेटिकली एक तरीके से उनके जेंडर ने, जो भी उनका जेंडर है उसने उसको ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है, ठीक है, ये रीज़न दिया है। तो बताने की इसमें से क्या करेक्ट स्टेटमेंट है, बोथ ए और आर ट्रू बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। यानी ए और आर दोनों सही है पर आर जो है ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो ये गलत है, ठीक है। ना तो ए सही है ना ही बी सही है, ठीक है, दोनों ही गलत है। तो ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स, तो ये भी नहीं है। बोथ ए एंड आर आर फॉल्स, तो ये वाला हमारा आंसर सही है। क्योंकि कभी भी कोई टीचर बच्चों के अंदर जेंडर डिफरेंसेस नहीं पढ़ाएगी कि अगर लड़कों को हम बोल रहे हैं आप स्पोर्ट्स खेलो और लड़कियों को हम बोल रहे हैं आर्ट करो, तो ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। ये क्या होगा, जेंडर वाइजनेस को, स्टीरियोटाइप को हम बढ़ावा देंगे। हमें क्लास में क्या करना है कि दोनों को, बॉयज़ को भी हम आर्ट करने के लिए बोल सकते हैं, गर्ल्स को भी हम स्पोर्ट खेलने के लिए बोल सकते हैं, फिर दोनों को ही हम आर्ट करो या फिर दोनों को ही स्पोर्ट करो, ऐसे हम स्पोर्ट्स खेलो, ऐसे हम चीज़ें बोलेंगे, ठीक है। ये कोई बायोलॉजिकल डिफरेंसेस कभी भी किसी भी इंसान की एबिलिटी को नहीं जो है चेंज करता कि हाँ बॉयज़ अच्छा खेल पाएंगे गर्ल्स अच्छा नहीं खेल पाएंगी, ये बायोलॉजिकल डिफरेंसेस नहीं है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंक्लूजन नीड टू बी प्रमोटेड थ्रू, यानी समावेशन को निम्नलिखित माध्यम से बढ़ावा दिया जाना चाहिए, ठीक है। इंक्लूजन जो हम करते हैं समावेशी शिक्षा, जिसमें कि हर प्रकार के बच्चे एक साथ मिलकर बैठ कर पढ़ते हैं, उसको हम किस तरीके से प्रमोट कर सकते हैं, फ्लेक्सिबल करिकुलम के थ्रू, कोऑपरेटिव लर्निंग के थ्रू, सेग्रेगेशन एंड लेबलिंग के थ्रू, एक्सेसिबिलिटी ऑफ बिल्डिंग के थ्रू, ठीक है। तो यानी कि लचीला पाठ्यक्रम, सहयोगात्मक अधिगम, पृथक और पृथकीकरण और नामीकरण, या फिर भवन की पहुंच। तो बेटा जो फर्स्ट है ये सही है, कोऑपरेटिव लर्निंग भी ठीक है। सेग्रेगेशन और लेबलिंग ये बिल्कुल गलत है, हम कभी भी बच्चों को सेपरेट नहीं करेंगे, उनको लेबल नहीं करेंगे कि इस बच्चे को ये डिसेबिलिटी है, ठीक है, किसी को दिखाई नहीं देता है या फिर ऐसे कुछ हम लेबल कभी नहीं करेंगे, उनको सबको इक्वल लेके चलेंगे। एक्सेसिबिलिटी ऑफ बिल्डिंग, यानी कि बिल्डिंग जो है हमारे स्कूल है, वॉशरूम है, जो भी डिफरेंट मेडिकल रूम है, उन सब तक बच्चा जो है इजीली पहुंच पाए, उसकी एक्सेसिबिलिटी को हम बढ़ाएंगे। लाइब्रेरी है, तो हमारा सही आंसर कौन सा होगा, फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगर बेटा आपको वीडियो अच्छी लग रही है, आपको समझ में आ रहा हो, देन प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मैं आगे भी आपके लिए ऐसी प्रीवियस ईयर सीटेट के पेपर हुए, DD+2 के पेपर हुए, सब आपके साथ लेके आती रहूँगी और जो कि आपके एग्जाम में काफ़ी आपको हेल्प करेंगे, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन ऑर्डर टू कैटर टू नीड्स ऑफ स्टूडेंट्स स्ट्रगलिंग विद अटेंशन डिफिक्ट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर टीचर शुड अवॉइड, यानी कि एक ऐसा बच्चा है मान लो क्लास में जो कि अटेंशन डिफिक्ट हाइपर एक्टिविटी, यानी कि वो उसका जो अटेंशन ग्रैब करना ना बहुत मुश्किल है, वो हाइपर एक्टिव है, उसका जो अटेंशन है बार बार जो है दूर हो जाता है, यानी वो चीज़ों पे ज़्यादा देर तक अटेंशन नहीं दे पाता है। शिक्षकों को ध्यान न्यूनता अति क्रियाशीलता, यानी कि वो फोकस तो बहुत कम कर पाता है लेकिन बहुत ज़्यादा एक्टिव है, सुपर एक्टिव रहता है। विकार को जूझ रहे बच्चों की आवश्यकता का ध्यान रखते हुए डैश से बचना चाहिए, किससे बचना चाहिए, यूजिंग मल्टी सेंसरी मटेरियल, क्या टीचर को मल्टी सेंसिटिव मटेरियल का यूज़ नहीं करना चाहिए, तो ये तो गलत है, ये तो ज़रूर करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि बच्चे का जो अटेंशन ग्रैप्स एबिलिटी है वो क्या ऑलरेडी बहुत कम है। क्रिएटिंग डिस्ट्रैक्शन एंड मेकिंग नॉइजेस, तो ये तो नहीं होना चाहिए, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी इन करिकुलम मटेरियल इंस्ट्रक्शन, हाँ ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। ब्रेकिंग द टास्क इनटू स्मॉल इजीली मैनेजेबल पार्ट, हाँ ये भी होना चाहिए कि कार्य को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देना। तो क्या नहीं होना चाहिए, टीचर को किस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए, क्रिएटिंग डिस्ट्रैक्शन
एंड मेकिंग नॉइज़, यानी कि जो बच्चे को चीज़ें डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं, विस्कर्षण उत्पन्न करना और शोर मचाना, उन सबको टीचर को दूर करना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अकॉर्डिंग टू हॉवर्ड गार्डनर, while a scientist would exhibit high dash intelligence, a sculpture would have high dash intelligence। यानी कि हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार एक वैज्ञानिक में उच्च कौन सी बौद्धिक क्षमता जो है बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, और एक स्कल्पचर यानी कि मूर्तिकार के पास कौन सी बौद्धिक क्षमता सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। तो थोड़ा देखो, जो साइंटिस्ट है उसको स्पेटियल नॉलेज, नेचुरलिस्टिक नॉलेज, ट्रांसडक्टिव नॉलेज या फिर लॉजिकल मैथमेटिकल नॉलेज। तो फर्स्ट का आंसर क्लियरली विजिबल है कि जो साइंटिस्ट है उसके पास क्या होना चाहिए, लॉजिकल मैथमेटिकल नॉलेज। ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी उसके पास होनी चाहिए, हाइपोथेसिस बनाने की एबिलिटी उसके पास होनी चाहिए, क्योंकि वो साइंटिस्ट है। फिर है स्कल्पचर के पास कौन से होनी चाहिए, स्कल्पचर है जो मूर्ति बनाती है, काइनेस्टिक बॉडी, काइनेस्टिक बॉडी, स्पेटियल स्पेटियल यानी कि स्थानिक और स्थान संबंधी, या फिर गति संवेदी। ठीक है, यहाँ पे काइनेस्टिक और बॉडी काइनेस्टिक बोला है। तो देखो, ये बॉडी काइनेस्टिक तो किसके पास होना चाहिए, स्कल्पचर के अंदर। बॉडी काइनेस्टिक का मतलब होता है कि उसको चीज़ों को, कोई चीज़ें है उसकी शेप क्या है, साइज क्या है, किस तरह की उसकी आकृति है, किस तरह की उसकी सारी चीज़ें बनी हुई हैं, किस तरह का डिज़ाइन होना चाहिए, ये चीज़ें स्कल्पचर के अंदर होनी चाहिए। इसको बोलते हैं बॉडी काइनेस्टिक या फिर गति संवेदी। ठीक है। तो सेकेंड पार्ट इसका और इसका ठीक है, बट जो फर्स्ट पार्ट है स्पेटियल स्थानिक वाली, ठीक है, वो हॉवर्ड गार्डनर के लिए सही नहीं है। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, फोर्थ वाला। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, effective teachers familiarize themselves with daily lives and socio-cultural background of learner। इन जो प्रभावी शिक्षक है खुद को शिक्षार्थियों के दैनिक जीवन और उनकी सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से परिचित कराते हैं कि बच्चों की क्या डेली लाइफ है, क्या सोशल कल्चर बैकग्राउंड है। क्यों लर्निंग टेक प्लेस इन अ सोशल कंटेक्स्ट, क्योंकि जो लर्निंग है, रीज़न क्या है इसका, क्योंकि लर्निंग जो है वो उनके सामाजिक संदर्भ में होती है, यानी कि जो ऐसा उनका सोशली बैकग्राउंड है वो लर्निंग को इफेक्ट करता है, उसके बिहाव पर ही बच्चे की लर्निंग होती है। तो बोथ ए एंड आर ट्रू, बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो ये गलत है। आर जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है किसका, ए का। ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स, ये भी गलत है। बोथ ए एंड आर फॉल्स, ये भी गलत है। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। This one is right answer. Next question is, Piaget describe cognitive development as occurring in dash। ठीक है, पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को इस प्रकार वर्णित किया है। किस प्रकार वर्णित कर रहा है पियाजे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट, 3 प्रोग्रेसिव लेवल, नहीं ये 3 तो नहीं कर रहा है। फिर कॉन्टिन्यूस ये भी नहीं कर रहा है। 4 ओवरलैपिंग कल्चर स्पेसिफिक स्टेज ये भी नहीं कर रहा है। 4 ओवरलैपिंग भी, 4 अतिव्यापी संस्कृति विशिष्ट क्षण ये भी नहीं कर रहा है। तो क्या कर रहा है, 4 क्वालिटेटिवली डिफरेंट स्टेजेस। ठीक है, 4 गुणात्मक रूप से अलग अलग जो स्टेजेस है उसके बारे में उन्होंने कर रहा है। प्री ऑपरेशनल स्टेज, सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज एंड फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में। सो नेक्स्ट इज, 2 important cognitive development milestone of sensory motor stage of Piaget theory of cognitive development are। यानी कि दो जो बहुत ही माइलस्टोन, बहुत ही इम्पोर्टेंट जो चेंजेस बच्चे के अंदर आता है जब बच्चा सेंसरी मोटर स्टेज में, यानी कि संवेदी गतिशील चरण के अंदर होता है। सबसे पहले वाला जो बच्चे का स्टेज है उसमें होता है। तो क्या होता है उसमें, क्या बच्चे को मिलता है, रिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट एंड हाइपोथेटिक डिडक्टिव रीजनिंग, प्रतिवर्ती चिंतन और परिकल्पित निगम मनात्मक तर्क। तो ये तो नहीं मिलता। ये कब मिलता है, ये मिलता है फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज में मिलता है। एनिमिज्म एंड ट्रांसफॉर्मेशन ये मिलता है प्री ऑपरेशनल स्टेज में। क्लासिफिकेशन एंड सीरिएशन ये मिलता है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में। ठीक है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में मिलता है। एंड ऑब्जेक्ट परमानेंसी एंड डिफर्ड इमिटेशन, यानी कि वस्तु का स्थायित्व, की वस्तु है कोई चीज़ परमानेंट है, और इमिटेशन बच्चा जो नकल करके सीखता है वो भी कहाँ होता है, फर्स्ट वाले स्टेज में, सेंसरी मोटर स्टेज में। तो करेक्ट आंसर इज आंसर नंबर 4। निम्न में से कौन सा बाह्य अभिकरण का सही वर्णन करता है, यानी कि इनमें से कौन सा एक्सटर्नल मोटिवेशन को सही तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा है। तो फर्स्ट है मोटिवेशन डेट कम्स फ्रॉम इंटरनल फैक्टर, तो नहीं है, इंटरनल अलग है। मोटिवेशन डेट कम फ्रॉम इन्वायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेज, हाँ इन्वायरमेंटल इज़ डिफरेंट थिंग। इन्वायरमेंटल बाहर से कोई चीज़ उसको अफेक्ट कर रही है, लाइक रिवार्ड है, पनिशमेंट है,
फिर हम मोटिवेशन डेट कम फ्रॉम अ सेंस ऑफ पर्सनल सेटिस्फेक्शन, ये भी नहीं है क्योंकि पर्सनल सेटिस्फेक्शन अगर उसको मिल रहा है तो इंटरनल हो जाएगा। मोटिवेशन डेट कम फ्रॉम पर्सनल एन्जॉयमेंट ऑफ टास्क, तो ये भी नहीं है क्योंकि उसको पर्सनली वो चीज़ों को एन्जॉय करे तो मोटिवेट हो रहा है, तो एक्सटर्नल क्या होगा, सेकेंड वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मीनिंगफुल लर्निंग इज प्राइमरली नोट अबाउट, जो मीनिंगफुल हम अर्थपूर्ण अधिगम करते हैं मुख्य रूप से किसके बारे में नहीं है। डेवलपिंग स्किल्स, तो ऐसा तो नहीं है हम स्किल डेवलप करते हैं। मेमोराइजिंग इन्फॉर्मेशन, हाँ ये हम इंफॉर्मेशन को मेमोराइज नहीं करते हैं, जानकारी का रट्टा नहीं मारते, उसको समझते हैं, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट ये है, कंस्ट्रक्टिंग नॉलेज तो ये भी है। इनमें से कौन सा नहीं है, नोट अबाउट, तो दिस वन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू वाइगोस्की चिल्ड्रन स्पीक टू दैमसेल्फ, वाइगोस्की के अकॉर्डिंग बच्चा अपने आप से बात करता है, तो अपने आप से बात क्यों करता है, बिकॉज देयर थॉट इज इलॉजिकल, तो ये तो नहीं है। टू एड थॉट एंड फॉर सेल्फ रेगुलेशन, हाँ विचार और आत्मनियमन सहायता के लिए, यानी अपने आप को वो गाइड करता है, अपने आप से वो बात करता है। फिर टू प्रोवाइड सेल्फ रिइंफोर्समेंट व्हेन अडल्ट आर इग्नोरिंग देम, तो ये भी नहीं है। बिकॉज दे आर ईगोसेंट्रिक, तो ये भी नहीं। बेटा हमेशा ध्यान रखना जब भी हम सीटेट के क्वेश्चन करते हैं तो क्या होता है कि कोई भी ऐसी चीज़ जो कि बच्चों को नेगेटिव बता रही है, वो कभी भी आंसर जो है सही नहीं हो सकता, ठीक है। और ये जो वैगस के प्याज, ये देखो इसमें से ऑलरेडी 3 से 4 क्वेश्चन आ चुके हैं। हर एग्जाम में 3 to 4 क्वेश्चन, कई बार तो 5 क्वेश्चन भी आते हैं वैगस के और प्याज से मिलाकर। ये थ्योरी बहुत ज़रूरी है, आप इसको ज़रूर 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 पढ़िए, ठीक है। मैंने पे बेचारे पे प्याजी और वैगस की एक थ्योरी डाल रखी है, उसको आप पढ़िएगा, ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि उसमें मैंने सब कुछ जो है एक एक टॉपिक वाइज लिए कि कंटेंट को मैंने अच्छे से डिस्क्राइब करा है जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिप्रेजेंट प्रॉक्सिमोडिस्टल प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि निकटतम विकास का सिद्धांत। निम्न में से कौन सा कथन विकास के प्रॉक्सिमोडिस्टल सिद्धांत का प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है। प्रॉक्सिमोडिस्टल प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट क्या बोलता है, ये भी मैंने करवा रखे हैं, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। चिल्ड्रन डेवलप एबिलिटी टू सिट अप बिफोर स्टैंडिंग, तो ये तो गलत है। बच्चा खड़े होने से पहले बैठने की क्षमता विकसित करना तो कुछ है ही नहीं, लॉजिक ही नहीं है इसमें तो। डेवलपमेंट इज मल्टी डायरेक्शनल एंड मल्टी डायमेंशनल, ये भी नहीं बोल रहा है ये। आइडेंटिकल ट्विंस लिविंग इन डिफरेंट कल्चर कैन डेवलप एट डिफरेंट रेट, ये भी नहीं बोल रहा है ये। क्या बोल रहा है, प्रोक्सीमोडिस्टल यानी कि निकटतम विकास सिद्धांत। चिल्ड्रन डेवलप एबिलिटी टू ग्रास्प द बॉल बिफोर पुटिंग बैड इन अ थ्रेड, ये वाला आंसर क्या है हमारा, करेक्ट है 4। यानी कि बच्चा पहले बॉल को पकड़ना सीखता है और धागे में पिरोना वो क्या सीखता है, बाद में सीखता है। तो ये सिद्धांत क्या कहता है, प्रोक्सिमिडिस्टर का जो प्रिंसिपल है, सिद्धांत निकटतम विकास का सिद्धांत ये कहता है कि हमारे हार्ट के पास जो भी हमारे ऑर्गन्स होते हैं, लाइक आर्म्स हैं, ठीक है, और हमारा जो हेड है और हमारे लेग्स है, ये पहले वर्क करना सीखते हैं रेदर देन कि जो इनके जो पार्ट है कि फिंगर्स बाद में जो है हिलती हैं, पहले हाथ हिलता है, ठीक है। तो जो निकटतम विकास का सिद्धांत है, प्रोक्सिमिडिस्टर का प्रिंसिपल यही कहता है कि जो हार्ट के पास जो अंग है, हमारे पार्ट, हमारे बॉडी पार्ट है, वो पहले वर्क करना सीखते हैं, बाद में हमारी फिंगर्स वगैरह वर्क करना स्टार्ट करती है, ठीक है। तो ये कहना चाहता है ये। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन डेवलपमेंटल टर्म a term frame where an individual uphold and amplifies sensitivity to particular incentives for developing particular skills to function in an efficient manner is referred to as dash of development, ठीक है। मतलब विकासात्मक शब्दों में वह समय सीमा, ठीक है, अ टाइम फ्रेम, यहाँ पे किसी बात करें अ टाइम फ्रेम जिसमें व्यक्ति कार्य करने के लिए विशेष कौशल विकसित करता है, ठीक है। एक पर्टिकुलर इंसेंटिव स्किल्स वो डेवलप करता है, पर्टिकुलर स्किल वो डेवलपमेंट करते हैं कि विशेष कार्यों करने के लिए विशेष प्रोत्साहनों के प्रति अत्यधिक संवेदनशीलता बनाए रखता है, उसे विकास का डैश कहा जाता है। वो विकास का कौन सा पीरियड होता है, एनकोडिंग पीरियड, इंसेंटिव पीरियड, स्टिमुलस पीरियड या क्रिटिकल पीरियड। तो इसका आंसर है चुनौतीपूर्ण अवधि या फिर क्रिटिकल पीरियड।
एनकोडिंग तो स्टार्टिंग में होता है जब बच्चा अपने सेंस ऑर्गन के थ्रू जो चीज़ें सीखता है उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता है। फिर इंसेंटिव यानी प्रोत्साहन अवधि तो ये नहीं है इसका। फिर स्टिमुलस पीरियड ये भी नहीं है इसका। तो इसका राइट आंसर क्या है? क्रिटिकल पीरियड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्कैफोल्डिंग प्रोवाइड बाय द टीचर हाइंडर द लर्निंग प्रोसेस ऑफ चिल्ड्रन, यानी कि शिक्षकों द्वारा जो बच्चों को सहायता दी जाती है, थोड़ी बहुत शायद सहायता दी जाती है, हेल्प की जाती है, स्कैफोल्डिंग दी जाती है, वो बच्चे की सीखने की प्रक्रिया में बाधा प्रदान करती है। ठीक है, फर्स्ट इन्होंने ये बोला है। सेकेंड ये कहते हैं कि जो ले वोगस्की है, proposed that children learn independently by acting upon and manipulating the environment. लेविगस्की ने कहा है कि बच्चे पर्यावरण पर कार्य कर कर और उसमें हेर फेर कर कर स्वतंत्र रूप से सीखते हैं। तो इसका आंसर क्या है? दोनों ही गलत है। बोथ ए एंड आर आर फॉल्स कि चिल्ड्रन लर्न इंडिपेंडेंटली बाय एक्टिंग अपॉन एंड मैनिपुलेटिंग द एनवायरनमेंट। चूज द करेक्ट आंसर, यानी कि वाइगोत्स्की ने बोला है कि बच्चे अपने आप पर्यावरण पर कार्य कर कर और हेर फेर करके स्वतंत्र रूप से सीखते हैं। तो उन्होंने ये बोला नहीं, उन्होंने बोला कि बच्चे जो है हेल्प से सीखते हैं। उनको जो है स्टार्टिंग में थोड़ी थोड़ी हेल्प की ज़रूरत होती है, गाइडेंस की ज़रूरत होती है, स्कैप फोल्डिंग की ज़रूरत होती है। ठीक है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट JPD की जो है ज़रूरत होती है, जो थोड़ी थोड़ी हेल्प के थ्रू बच्चा आगे बढ़ता है, सीखता है, फिर नेक्स्ट लेवल पर वो अपने आप चीज़ों को और बेटर तरीके से करने की कोशिश करता है। और स्कैफोल्डिंग जो है सीखने की प्रक्रिया में बाधा नहीं है, बल्कि ये बच्चों की हेल्प करती है, उसको मोटिवेट करती है, इंकरेज करती है, आगे बढ़ाती है। तो फर्स्ट और ए और आर जो है दोनों ही क्या है? फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चिल्ड्रन यानी बच्चे क्या हैं? कम इनटू दिस वर्ल्ड एज ए टैबुला राजा और ब्लैंक स्लेट, इस संसार में खाली स्लेट या कोरी पट्टी के रूप में आते हैं, या फिर आर बोर्न अनरूली एंड नीड टू बी सोशलाइज्ड, अनियंत्रित पैदा होते हैं और उन्हें सामाजिक होने की आवश्यकता होती है। कम इनटू दिस वर्ल्ड विद जेनेटिक कोड्स दैट डिटरमाइन देयर डेस्टिनी, इस दुनिया में अनुवांशिक कोड के साथ आते हैं और उनकी नियति उन्हें जो है तय करती है। आर ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द सोशल कल्चर कंटेक्स्ट दे ग्रो अप इन, यानी कि बच्चे क्या हैं? बच्चे जो है अपने समाज यानी जिस समाज में जिस संस्कृति में वो रहते हैं उनसे बहुत ही ज़्यादा जो है प्रभावित होते हैं, और उनके जो है बड़े होने में, उनके ग्रोथ में जो है सोसाइटी का बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होता है, जिस भी कल्चर में उसमें वो रहते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर इज़ 4। Next is, at which level of Kohlberg moral development does individual ethical behavior mainly depend on the mindset that what do people think of me, यानी कि कौन से लेवल पर, इनमें से कौन से लेवल पर बच्चे का माइंडसेट इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि कौन उनके बारे में क्या सोचता है। ठीक है, दूसरे उसके बारे में क्या सोचते हैं। तो फर्स्ट इज कन्वेंशन लेवल, पोस्ट कन्वेंशन लेवल, नॉन कन्वेंशन लेवल, या फिर प्री कन्वेंशन लेवल। जो प्री कन्वेंशन लेवल होता है ना, उसमें तो बच्चा सोचता ही नहीं है, उसमें बच्चे के जो मोरल वैल्यूज़ होती है वो इस चीज़ पे डिपेंड करती है कि उसको रिवार्ड मिल रहा है कि पनिशमेंट मिल रहा है। ठीक है, तो ये तो बहुत ही प्राइमरी स्टेज है। फिर है कन्वेंशन लेवल। कन्वेंशन लेवल पे क्या होता है, इसमें बच्चा ये देखता है कि दूसरा उसके बारे में क्या सोच रहे हैं, कि बच्चा अपनी तारीफ सुनकर खुश होता है, दूसरे के रूल्स को फॉलो करता है, उसको लगता है जो सोसाइटी ने रूल बनाए हैं वही सही है, वही वैसे ही होना चाहिए, ताकि सब लोग उसको अप्रिशिएट करें। ठीक है, ये वाला जो स्टेज है, व्हाट डू पीपल थिंक ऑफ मी, कि लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे, तो ये वाला आता है कन्वेंशनल स्टेज पर। फिर आता है पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज, ये जो है लास्ट वाली होती है। इसमें हमें सोसाइटी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम जो यूनिवर्सली सही चीज़ें हैं, ठीक है, बेशक सोसाइटी उसको माने या ना माने, हम उस चीज़ को जो है सही बोलते हैं और बाकी चीज़ों को हम जो है गलत ठहराते हैं। जो चीज़ गलत है वो गलत है, और जो सही है वो कितना सही है, इस चीज़ को हम जो है एनालाइज़ करते हैं। ये उस चीज़ पे डिपेंड करता है। तो ये जो वाला है, व्हाट डू पीपल थिंक ऑफ मी, तो ये वाला किस में आएगा? कन्वेंशन लेवल में आएगा, और नॉन कन्वेंशनल कोई स्टेज ही नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 to 6 ईयर शुड नॉट प्रेशराइज टू राइट प्रॉपरली एंड विद इन द लाइन्स। जो बच्चे 5 से 6 साल से छोटे बच्चे होते हैं उनको जो हमें लाइन में लिखने के लिए, प्रॉपर लाइन्स में लिखने के लिए प्रेशराइज नहीं करना चाहिए। और इसका रीज़न क्या दिया है? चिल्ड्रन गेन अ कंट्रोल ऑफ फाइनर मोटर स्किल फ्रॉम 5 to 6 ईयर ऑनवर्ड, क्योंकि 5 से 6 साल के बच्चे जो होते हैं अपने फाइन मोटर स्किल्स पर, यानी कि अपनी फिंगर्स पर, अपनी उंगलियों पर जो है कंट्रोल करना सीख रहे होते हैं। तो ये जो है दोनों चीज़ सही है। A and R are true but R are not the correct explanation of A, तो ये तो नहीं है।
ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स, ये भी नहीं है। ए और आर दोनों फॉल्स, ये भी नहीं है। तो लास्ट आंसर जो है बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ये जो है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टीचर्स शुड डिस्टेंस themselves फ्रॉम द स्टूडेंट एंड प्लेस प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर लर्निंग ऑन दैम ओनली। टीचर को जो है अपने स्टूडेंट से जो है दूरी बना के रखनी चाहिए और उन पर ही हमें जिम्मेदारी सौंप देनी चाहिए उनकी शिक्षा की, वो अपने आप जो लर्निंग करके सीखे। और इसका रीज़न क्या दिया है, लर्निंग टेक प्लेस इफेक्टिवली इन एन अथॉरिटेटिव रेदर देन अ डेमोक्रेटिक इन्वायरमेंट, कि एक ऐसा लोकतांत्रिक वातावरण के बजाय, एक लोकतांत्रिक वातावरण के बजाय बच्चा जो है जो अथॉरिटेटिव होता है, जिस पे हम बच्चों पे दबाव देते हैं है उन पर एक अधिकारवादी, यानी कि आपको ये करना ही करना है, उनको ऑर्डर देते हैं, वन वे कम्युनिकेशन जो होता है उसके थ्रू बच्चे बहुत अच्छे से सीखते हैं। तो आपको सीधा सीधा पता लगा कि दोनों ही क्या है, गलत है। तो इसमें करेक्ट आंसर कौन सा होगा, 3, यानी बोथ ए एंड आर फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मास्टरी ओरिएंटेड लर्नर्स टिपिकली एट्रीब्यूट सक्सेस टू डैश एंड फेलियर टू डैश, यानी कि निपुणता उन्मुख शिक्षार्थी, ठीक है, जो कि मास्टरी किसी चीज़ पे बहुत ही अच्छे से चीज़ों को सीख लेते हैं, मास्टरी कर लेते हैं, वो जो है सफलता का श्रेय किसको देते हैं और असफलता का श्रेय किसको देते हैं, एबिलिटी एंड एफर्ट को देते हैं सफलता का श्रेय, या फिर इनसफिशिएंट एफर्ट को देते हैं फेलियर का श्रेय, या फिर एबिलिटी एंड गुड लक। तो गुड लक जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, मेनली हमने हमेशा पढ़ा है कि जब हम हार्ड वर्क करते हैं, मेहनत करते हैं, एफर्ट्स करते हैं, वही हर चीज़ का रिजल्ट होता है। तो जहाँ गुड लक आ गया वो तो अपने आप ही गलत है, ठीक है, ये बैड लक आ गया ये भी गलत है, यहाँ फिर गुड लक आ गया ये भी गलत है। तो इसी से आप देख सकते हो कि हाँ ये 3 क्वेश्चन तो अपने आप ही जो है रेस्टिकेट हो गया है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, एबिलिटी एंड एफर्ट, कि कोई इंसान कितना एबिलिटी, कि उसके अंदर कितनी एबिलिटी है, कितनी क्षमता है चीज़ों को करने की, कितनी योग्यता है और कितना वो प्रयास कर रहा है। और फेलियर का मतलब है कि उसने ठीक तरीके से प्रयास नहीं कर रहा है, कहीं ना कुछ कमी रह गई है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है चैलेंजेस इन सोशल कम्युनिकेशन आर एविडेंट इन, यानी कि सामाजिक संचार में चुनौतियाँ किस में स्पष्ट होती है, कि जब हम सोशली कम्युनिकेट करते हैं उसमें जो चैलेंजेस है, यानी कि उसको सोशली कम्युनिकेट करने में किसको प्रॉब्लम होती है, लर्निंग डिसेबिलिटीज़ वाले को नहीं, उसको लर्निंग डिसेबिलिटीज़ को पढ़ने लिखने में प्रॉब्लम होती है, ना कि कम्युनिकेट करने में। अटेंशन डिफिक्ट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर नहीं, ये बच्चा भी बहुत इजी कम्युनिकेट कर पाता है, हाँ वाली हाइपर एक्टिव है ये है। सेरिब्रम पैल्सी में, यानी कि मस्तिष्क पक्षाघात में नहीं। फिर ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, हाँ इस बच्चे को जिसको ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर होता है ASD होता है, उसको जो है सोशली कम्युनिकेट करने में, अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचाने में, चीज़ों को समझने में, कन्वे करने में प्रॉब्लम होती है। तो करेक्ट आंसर इज 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चिल्ड्रन ऑफन कम अप विद देयर ओन एक्सप्लेनेशन ऑफ इवेंट्स अराउंड दैम, उनके आसपास जो भी चीज़ें होती हैं उनके बारे में बच्चों की अपनी एक एक्सप्लेनेशन बच्चा अपने आप जो है माइंड में बनाता है। ऑन बीइंग प्रॉब्ड टू वाई डज इट रेन, सिया से, कि जैसे सिया से पूछा जाता है कि बारिश क्यों होती है, तो सिया कहती है गॉड वॉज टायर्ड ऑफ कैरिंग द बकेट ऑफ वाटर ऑन हिज शोल्डर, सच एक्सप्लेनेशन, क्यों कहती है कि भगवान जी जो है अपने कंधों पर बाल्टियों को धोते धोते जो है थक गए थे, ठीक है, तो पानी उससे नीचे गिर रहा है। तो ये क्या बताता है, इंडिकेट दैट चिल्ड्रन हैव नेव अंडरस्टैंडिंग द रूटेड इन देयर कल्चर कंटेस्ट एंड विद विच दे ट्राई टू अंडरस्टैंड इवेंट, कि बच्चा जो उनके परिवेश में, जो उनके सोसाइटी में, संस्कृति में हो रहा है, उसको अपने तरीके से समझने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, उसको रीज़न नहीं पता, वो अपने हिसाब से चीज़ों को जो है इमेजिन कर रहा है। फिर डिपिक्ट दैट चिल्ड्रन हैव एन ईगोसेंट्रिक व्यू एंड कैन नॉट कंसिडर अदर पॉइंट ऑफ व्यू, कि बच्चे का ईगोसेंट्रिक व्यू है, वो दूसरे के व्यूज़ को नहीं कंसिडर करना चाहता है, तो सीधा सीधा गलत है। जहाँ भी बच्चे बुराई की जाए ना, वो ऑप्शन हमेशा गलत होगा। इलस्ट्रेट दैट चिल्ड्रन आर नॉट कैपेबल ऑफ एनी रीजनिंग, तो ये भी नहीं है कि बच्चा जो है रीजनिंग की कैपेबल ही नहीं है, गलत। प्रूव दैट चिल्ड्रन थिंकिंग इज मच लेसर देन एडल्ट क्वाइडेंटिटी, तो ये भी क्या है, गलत है। तो राइट आंसर इज 1st। फिर है in order to help student to become good problem solver a teacher should emphasize on practice of, एक बच्चे को गुड प्रॉब्लम सॉल्वर बनाने के लिए टीचर के अभ्यास पर ज़्यादा जोर देना चाहिए। सेंटरिंग ओनली, जहाँ पे ओनली आ गया ना, वो ऑप्शन अपने आप में क्या होता है, गलत होता है, ठीक है, फिर भी हम पढ़ लेते हैं कि क्या कहना चाहता है ये। सेंटरिंग ओनली ऑन अ पर्टिकुलर पीस ऑफ इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू प्रॉब्लम, यानी जो भी प्रॉब्लम है उसका सिर्फ एक ही जो पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन है उस पर फोकस करना, तो ये गलत है।
फोकसिंग ऑन इंफॉर्मेशन डेट कन्फर्म एग्जिस्टिंग बिलीफ एंड परसेप्शन, ऐसी जानकारी पर ध्यान देना जो पहले से मौजूद विश्वासों और प्रग्रहों को पुष्टि करती है कि जो पहले से क्या प्रिकसेप्शन है, क्या बिलीफ है। फिर है अप्रोच प्रॉब्लम इन अ पर्टिकुलर फिक्स्ड फैशन, ये भी नहीं है जहाँ पे फिक्स्ड पर्टिकुलर सेंटरिंग वन पर्टिकुलर ऐसा है तो वो वर्ड जो है गलत होते हैं, वो वाले नहीं करना है। फिर क्या है ब्रेकिंग लार्ज कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम इनटू अ स्मॉलर मैनेजेबल प्रॉब्लम, हाँ ये वाला। अगर टीचर को बच्चों के अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी डेवलप करनी है तो फर्स्ट क्या है कि कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना है, उसके बाद एक एक करके चीज़ों को मैनेज करने की, समझने की, एनालाइज करने की जो है कोशिश करनी है। ये चीज़ टीचर को बच्चे के अंदर डेवलप करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चिल्ड्रन लर्न बेटर इफ़ दे एक्सपीरियंस, बच्चे कब बहुत अच्छे तरीके से सीखते हैं? लर्न हेल्पनेस, जब वो हेल्पनेस फील करते हैं, यानी कि उनको लगता है कि वो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। फिर लो लेवल ऑफ अल्टरनेस ड्यूरिंग एक्टिविटी, उनको लगता है कि एक्टिविटी के दौरान वो जो है ज़्यादा अलर्ट नहीं है, ठीक है, उनका जो फोकस है वो उस पर जो है बहुत कम है कोई भी एक्टिविटी को लेकर। मॉडरेट लेवल ऑफ एक्साइटमेंट टू लर्न, या फिर जब उनके अंदर किसी भी काम को लेकर एटलीस्ट बहुत ज़्यादा नहीं तो एटलीस्ट मॉडरेट लेवल की जो है एक्साइटमेंट होनी चाहिए। फिर हाई डिग्री ऑफ एंजाइटी टू परफॉर्म, उनको जो काम करने के लिए बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो, बहुत ज़्यादा चिंता हो, टेंशन हो तो नहीं। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है थर्ड है, ठीक है। लर्न हेल्पलेसनेस ये तो गलत है, लो लेवल ऑफ अलर्टनेस ये भी गलत है, और हाई एंजाइटी होना ये भी गलत है। तो मॉडरेट लेवल की एक्साइटमेंट होना किसी भी लर्निंग को लेकर वो क्या है बहुत ज़रूरी है, ताकि बच्चा जो है फोकस कर पाए और सीख पाए। लॉरेंस कोलबर्ग आर्ग्यू करते हैं, क्या कर दिया उन्होंने, कि देयर आर जेंडर डिफरेंस इन मोरल रीजनिंग ऑफ चिल्ड्रन, बच्चे के नैतिक तर्क में लैंगिक अंतर होता है, कि दो जेंडर अलग अलग है तो उनकी मोरल वैल्यूज़ जो है अलग अलग होंगी। या फिर मोरल डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन ऑक्योर इन अ कंटिन्यूस मैनर, कि बच्चों में नैतिक विकास जो है निरंतर रूप से होता है, लगातार जो है उनका मोरल डेवलपमेंट होता रहता है। फिर देयर इज़ अ कल्चर डिफरेंसेस इन मोरल रीजनिंग ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों की मोरल रीजनिंग में कल्चर का डिफरेंस होता है। या फिर मोरल डेवलपमेंट अकर्स प्रोग्रेसिवली इन स्टेज, उन्होंने क्या बोला ये फोर्थ वाला, कि जैसे जैसे बच्चे जो है डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस पे जाता है उनकी मोरल वैल्यूज़ जो है वैसे वैसे क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल, फिर पोस्ट कन्वेंशनल लेवल की, ठीक है, अपने एक्सपीरियंस के थ्रू। नेक्स्ट इज टीचर शुड यूज़ एसोसिएशन, यानी क्या कहा गया है, टीचर शुड यूज़ मल्टी सेंसरी मटेरियल टू कैटर टू द नीड ऑफ स्टूडेंट इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम, इंक्लूसिव क्लासरूम में टीचर को जो है डिफरेंट काइंड्स के मटेरियल का यूज़ करना चाहिए, मल्टी सेंसर मटेरियल जो कि हर बच्चे को सीखने में हेल्प करता है। नेक्स्ट इसका रीज़न क्यों है, इंक्लूसिव क्लासरूम शुड अडॉप्ट स्टैंडर्डाइज ऑफ करिकुलम मटेरियल एज वेल एज असेसमेंट स्ट्रेटेजी, क्योंकि इंक्लूसिव क्लासरूम में क्या यूज़ करना चाहिए, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ करिकुलर मटेरियल। स्टैंडर्डाइज करिकुलर मटेरियल का मतलब है कि एक ऐसा मटेरियल जो कि स्टैंडर्डाइज हो, जो कि गलत है, क्योंकि इंक्लूसिव एजुकेशन है, इंक्लूसिव क्लासरूम है, उसमें हर कैटेगरी का बच्चा है, वहाँ पे हम स्टैंडर्डाइज मटेरियल का यूज़ नहीं कर सकते, हमें बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल का यूज़ करना होगा, और ऐसे ही असेसमेंट स्ट्रेटजी भी डिफरेंट होगी, ठीक है। तो ए तो ठीक है, पर आर क्या है, फॉल्स है, तो राइट आंसर कौन सा होगा, सेकेंड वाला। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे कहते हैं कि अ चाइल्ड हु इज़ अनेबल टू अंडरस्टैंड द लॉजिक बिहाइंड सिंपल मैथमेटिकल रिवर्सल्स, ठीक है, जो सिंपल मैथमेटिक है, रिवर्स जो चीज़ होती है मैथ्स में, जैसे 4+5 = 9 है तो 5+9 - 4 क्या होता है 4, और या फिर 9 - 4 = 5 और 9 - 5 = 4, इस चीज़ को रिवर्सिबल ऑर्डर को जो बच्चा नहीं समझ पा रहा है, तो बच्चा जो कौन से एज के अंदर आ रहा है, वो उसके अंदर किस चीज़ की जो है अभी किस क्या रीज़न है जिस वजह से वो उस चीज़ को नहीं समझ पा रहा है, ठीक है। फर्स्ट है परसेप्शुअल कंसंट्रेशन, एनिमिस्टिक थिंकिंग, इरिवर्सिबिलिटी या फिर ईगोसेंट्रिज्म, इसका आंसर तो इसी में दे रखा है। क्या है, इसने बोला रिवर्सल, वो रिवर्सल को नहीं समझ पा रहे, क्यों नहीं समझ पा रहा, क्योंकि अभी वो क्या है इरिवर्सिबिलिटी के अंदर है, यानी कि अभी वो जो है उस स्टेज पे पहुंचा ही नहीं है, जो प्री कन्वेंशनल स्टेज होती है उसमें बच्चा जो है रिवर्सिबिलिटी सीखता है, पर वो अभी उस स्टेज के अंदर पहुंचा ही नहीं, तो उसको नहीं समझ में आ रहा है कि 4+5 = 9 है तो 9 - 4 = 5 होगा, ठीक है, तो अभी इस स्टेज के अंदर है ये। So next is in order to help student to become good problem solver, a teacher should emphasize on practice of, ये वाला हमने शायद पढ़ लिया है कि बच्चों को अच्छा गुड प्रॉब्लम सॉल्वर बनाने के लिए टीचर को किसके अभ्यास पर ज़्यादा जोर देना चाहिए, तो ये वाला ब्रेकिंग लार्ज कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर मैनेजेबल प्रॉब्लम, ये क्वेश्चन जो है रिपीट हो गया है।
फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो कंटेंट अच्छा लग रहा हो देन प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मैं आगे भी ऐसी ही वीडियोस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपके साथ जो है शेयर करती रहूँगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।